जी, तमाम देखने सुनने वालों को रान सरवर का सलामी मैं सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। अच्छा यार, मैं आज बड़ी अहम टॉपिक पे बात करने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है और हम कहते हैं कि इंडिया में नहीं है। अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी पावर है, उनकी आर्मी सबसे ताकतवर है, वहाँ उनका किरदार नहीं है। मैं आज इसमें दलील के साथ वो पॉइंट बताऊंगा जो कोई और नहीं बताता। फौज होती है जंग के लिए, इसका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा। हमारे बहुत बड़े इमाम गुजरे, मुफस्सर थे। ये मैं ना दो चार उलमा से वाक़या सुना है कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मिसाल देते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए, फतवात हो जाए और पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम भी कायम हो जाए, फिर भी हुक्मरान को चाहिए कि अपनी फौजों को कहीं ना कहीं छोटी मोटी झड़पों में लगाए रखें, ये जंग भूल ना जाए। फौज का काम सिर्फ और सिर्फ जंग लड़ना होता है, जंगी हिकमत अमली तय करना होता है। अब इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं आ रही? इंडिया ने अपनी आर्मी को दो टारगेट दिए हुए हैं, एक चाइना एक पाकिस्तान। अब आप सब लोग भी हैरान होंगे कि चाइना के साथ जब झड़प होती है इंडिया नुकसान भी उठाता है और ये बड़ा अटैक करके बड़ी जंग भी उनसे नहीं करता, फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आके कुछ मामला तय कर लेता है, लेकिन आर्मी अपनी को बिजी रखता है। यही हिसाब है ज़ियाउल हक़ के दौर में। एक बात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अंदरूनी तौर पे तय हो गई थी कि ज़मीनी जंग इनके दरमियान नहीं लड़ी जानी, क्योंकि सिर्फ जो जंग होती है ना, उसकी बैक पे मजबूत मीशत का होना ज़रूरी होता है। जंग के दौरान तजारतें रुक जाती हैं, दूसरे मुल्कों से लेन देन रुक जाता है और अपने मुल्क के अंदर इतने वसाइल होने चाहिए, इतना ज़ख़ीरा होना चाहिए कि जितना अरसा जंग रहे तेल खाना पीना हर चीज़ वहाँ होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ज़्यादा दिन तक जंग नहीं लड़ सकते। हमारे मुकाबले में इंडिया के पास बहुत कुछ है, वो सालों की जंग लड़ सकता है। हालांकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, उन्हें चाहिए कि वो सुकून से बैठे, लेकिन वो सुकून से अपनी आर्मी को नहीं बैठने देते। हर वक्त उनकी आर्मी इन्हीं दो प्लानों में लगी रहती है कि पाकिस्तान में जंग हो तो हमने कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, चाइना के साथ जंग हो और चाइना उनकी एजेंसियाँ चाइना के एक एक शहर को चेक करती है, एक एक शहर को वॉच करती है, सारा कुछ देखती हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को साथ ये भी टारगेट दिया हुआ है कि हम एक बड़ा मुल्क हैं, बड़ी फौज है, हमने आलमी किरदार भी अदा करना है। दीगर अलग जो है वहाँ भी अपनी इंटेलिजेंस से मालूमात लो कि दूसरे मुल्कों में हम कौन कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर किसी और मुल्क की और मुल्क से जंग होती है तो वहाँ हम बाहसियत आलमी सतह पे खुद को एक बड़ा साबित करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके अदारे जो हैं वो दीगर ममालिक में मसरूफ़ रहते हैं और उनकी आर्मी उनके ऑफिसर हर स्टेप पे हर वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं कि जंग के दौरान हमने क्या करना है, क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी है। अमेरिका में आर्मी क्यों नहीं आती? तो अमेरिका ने अपनी आर्मी को पूरी दुनिया का टारगेट दिया हुआ है कि पूरी दुनिया में हम चौधरी हैं, हमने अमन कायम रखना है और अपनी दाग पूरी दुनिया में बैठाए रखनी है और पूरी दुनिया को वाच करो और हर वक्त इस रिहर्सल में रहो कि पूरी दुनिया से भी जंग करनी पड़ जाए, दुनिया के किसी भी मुल्क से, और मुख्तलिफ ममालिक को वो टारगेट दिए रखते हैं। हर वक्त वो इसी चीज़ में मसरूफ़ रहते हैं कि किस मुल्क के साथ जंग होगी तो वहाँ हमने क्या क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी है। उन्हें अंदरूनी मामलात के सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यही पोजीशन जो है इंडिया की भी है। और पाकिस्तान पे आ जाओ, हमारी आर्मी को आज से 30, 35, 40 साल बल्कि इससे भी पहले से अयूब दौर में जो 65 की जंग हुई थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब को मुकम्मल गारंटी दी थी कि आलमी बाउंड्री पे बैनुल-अक़वामी सरहद जो है इस पे जंग नहीं होगी, सिर्फ कश्मीर में झड़प होगी। और उस वक़्त भी अयूब खां कहते थे कि हम बाउंड्री लाइन की जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 71 की तो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपी गई थी। तो इसी तरह कारगिल भी एक कश्मीर की हद तक इशू था।
तो शुरू से लेके हमारी आर्मी के लिए जो टारगेट है वो यही है कि हम बाउंड्री पे जंग नहीं कर सकते। तो पहले ये था कि एटम तैयार करना, जब ज़िया-उल हक के दौर में एटम तैयार हो गया तो इंडिया को सामने राजीव गांधी के खड़े होकर ज़िया-उल हक ने धमकी दे दी थी कि मुआशी तौर पे हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर जंग शुरू हुई तो हमने पहले नहीं तो दूसरे दिन एटम चला देना है। और एटम चलाने से क्या होगा कि आप लोगों को भी मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे, हिंदू ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमान दुनिया में बहुत ज़्यादा और भी मौजूद है, इस्लाम कायम रहेगा, हिंदुज़म ख़त्म हो जाएगा। तो इसी पॉलिसी के तहत हमारी आर्मी जो है, जारी बात है, बाहसियत एक अदारा, वो फारग तो नहीं बैठ सकते। जब उन सब को ये टारगेट दे दिया गया कि आप लोग जंग के लिए नहीं हैं, हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा जा सकता है ईरान के मामले में, अफ़गानिस्तान के मामले में, चाइना के मामले में। अंडरग्राउंड दिया जा सकता है कि चाइना का जो बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहाँ का जो उनका सूबा है पाकिस्तान से ज़्यादा है और मुसलमान हैं सारे, और उन पे उन्होंने बहुत सख्त कंट्रोल रखा हुआ है। ये अंडरग्राउंड अदारों को वहाँ यूज़ करके स्ट्रेटजी बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए उनको की तवज्जो उधर मबजूल करा सकते हैं। इसी तरह इनकी तवज्जो इंडिया के बारे में, उनके मुख्तलिफ शहरों के बारे में, जंग के दौरान कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, इसी तरह अफ़गानिस्तान के बारे, इसी तरह ईरान के बारे इनको मसरूफ़ रखा जा सकता है। और अगर हमारी कोई हुकूमत चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म हो, ना एहतजाज से ख़त्म होगा, ना करारदादों से होगा, ना 2/3 अक्सरियत से होगा। जब भी कोई हुकूमत आए वो हमारी तीनों जो अफवाज हैं उनके सरबराहान को वज़ीर आज़म साहब बुला के ये ऑर्डर करें कि आज से तीनों ये काम शुरू कर दो, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है और इंडिया से हमें बहुत लंबी बहुत बड़ी जंग लड़नी है, उसकी तैयारी अंडरग्राउंड शुरू कर दो। वो आगे नीचे अपने जर्नलों के साथ मीटिंग करेंगे, फिर ये जर्नलों के साथ मीटिंग करें और वो आगे से उनको ये कहेंगे कि हमारी मुईशत तो इस चीज़ की मुतकाज़ी नहीं है कि हम लड़ सकें। तो वज़ीर आज़म कहे कि मुईशत मजबूत करना मेरा काम है और सरहदों पे जंग करना आपका काम है, आप अपना काम करें, मुझे मेरा करने दें। आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा दरकार है पूरी तैयारी करने में। 5, 10, 15 साल से कम आर्मी चीफ टाइम नहीं लेगा इनसे, और ये कहेंगे कि इतने अरसे में मैं अपने मुल्क की मुईशत बेहतर करता हूँ। दूसरा, इनको टारगेट ये दे देंगे, मिसाल के तौर पे अगर 7 लाख फौज है, इनको कहें कि आलमी सतह पे एक तासर देने के लिए कि हम जंग के ख़्वाह नहीं हैं, और दूसरा दुश्मन को ये झांसा देने के लिए आर्मी में कमी कर दो, रेगुलर आर्मी में 7 लाख से 4 लाख कर लो, वो 3 लाख का जो बजट है उसका जो है गोला बारूद असला जहाज़ बनाने शुरू कर दो, कुछ उनको इजाफी फंड दे दिए जाए और उनको कहा जाए कि 15 से 25 लाख रिजर्व फौज पीछे तैयार करो, जो अवाम में से हो, नौजवान हो, यंग हो, हर वक्त उनको 6 माह की ट्रेनिंग दे के उनको उनके कामों पे रखा जाए, वक्त ज़रूरत उनको बुला लिया जाएगा। ये 15, 20, 25 लाख की जब पीछे फ़ौज तैयार होगी और उनका एक सेटअप होगा तो अगली बात आप सब समझ ही गए होंगे, जिसका जो काम होता है। और मैंने एक तारीख में पढ़ा, इस्लाम की तारीख में, उनकी बाउंड्रियों पे जहाँ अमन था ना, वहाँ जो चौकियाँ थी वहाँ के फौजी करप्ट हो गए। दूसरा, घरों से दूर थे, बड़ी बड़ी मुद्दत वहाँ चौकियों में रहते थे, फारग अमन सुकून है, कोई काम ही नहीं है। अब वो क्या करते थे, दाएं बाएं से लूटमार कर लेते थे, अपनी याशियाँ शुरू कर दी और ये सिस्टम ख़राब होना शुरू हो गया और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो एक सिपा सलार ऐसे चुने गए जो वहाँ जाते हैं और तमाम चौकियों का जायज़ा लेते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, लेके फिर वो वापस आते हैं। आगे जो सरहद ऐसी थी कि जहाँ झड़पें होती रहती थी, वो एक प्लान देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो महफूज हमारी सरहदें हैं ना, वहाँ से फ़ौज को भेज दें जहाँ पे झड़पें होती हैं, और उनको ये पता होगा कि यहाँ हमारे ऊपर जब अटैक होगा तो हमारी जान जाएगी। इससे बेहतर है कि हम खुद को इस काबिल करें कि अपनी जान की बजाय हम दुश्मन की जान लें।
अब उनकी हर वक्त सोच यही होगी, प्लान यही होगा। और यहाँ से जिस फौज को अमन वाली जगह पे भेजा है, उनको टारगेट ये दिया गया कि आपने 3, 4, 5, 6 माह इधर रहना है, और आपको इधर इसलिए भेजा गया है कि आप इधर खाली दिमाग हो के हर वक्त ये सोचें कि हमें दोबारा इधर जब भेजा जाएगा तो हमने अपने मुल्क का दफा कैसे करना है और जड़पों में खुद को कैसे महफूज रखना है। अब वहाँ बैठे हर वक्त आपस में वो यही प्लान बना रहे हैं कि हमने कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद उस बाउंड्री पे चले जाना है जहाँ हर वक्त जंग का ख़तरा रहता है, जहाँ अक्सर झड़पें रहती हैं। वहाँ हमने अपनी जानें और ज़िंदगियाँ कैसे बचानी और अपनी आवाम को महफूज कैसे रखना है। तो जब जहन किसी एक चीज़ पर फोकस करके बिजी हो जाता है ना, फिर वो दूसरे कामों से हट जाता है। हमारी आर्मी को अरसा दराज से ये टारगेट दिया गया है कि आप लोग बाहसियत अदारा, एक मजबूत अदारा, पाकिस्तानी मुईशत के लिए कुछ ना कुछ करें। अब हमारे अदारे की जितनी मीटिंग होती हैं, जो कुछ उनका होता है, वो पाकिस्तानी मुईशत के लिए होता है, इंटरनल मामलात के लिए होता है। जब उनकी ड्यूटी इंटरनल मामलात के लिए है तो वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं, और वो हर जगह पे, हर मौके पे हमारे मुल्क में सियासी जमातों को या सियासी हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी मुईशत का दारोमदार हमारी वजह से है। इसके लिए बेहतर क्या है, वो तो हम करते हैं। जब किसी मुल्क से इमदाद लेनी होती है, इनको नहीं मिल रही होती, इनको वो मुल्क अहमियत नहीं दे रहा होता, तो आर्मी मुदाखलत करके, क्योंकि आर्मी की एक इज्जत और वकार और एक मुकाम आर्मी सतह पे है, आर्मी के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं आर्मी सतह पे दिखाने के लिए, तो आर्मी मुदाखलत करके वहां से सपोर्ट ले देती है। जब उनको बिजनेस पे लगा दिया जाएगा, कारोबार पे लगा दिया जाएगा, और जो उनकी असल ड्यूटी जंग है वो उनसे नहीं ली जाएगी, तो मेरे भाई वो तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, और तालीम याफ्ता हैं, ट्रेनिंग है, इतना कुछ है, उन्होंने खुद को मसरूफ तो रखना है, और हमने उनको लगा दिया है इंटरनल मामलात में। वापटा को ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाते हैं, बाल सफाई हो तो ये आ जाते हैं, अमनो मान का मसला हो तो ये आ जाते हैं। और भाई मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है वो आर्मी नहीं करती, किस मुल्क में करती है? सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाया जाए कि इंटरनल मामलात में वो सारा कुछ करें। और सिक्योरिटी फोर्सेस को कमज़ोर इसलिए सियासतदानों ने रखा है कि इनकी बैक पे आर्मी जो मौजूद है, और मेरे भाई आर्मी को वो काम करने दिए जाएं जो उनके काम करने वाला है। हमारे जर्नल, हमारे ऑफिसर बड़े बड़े काबिल हैं, और ऐसा ऐसा प्लान बना लेते हैं। आप देखो ना कि इंडिया ने हमारे इधर एबटाबाद में अटैक किया, और इन्होंने कैसा प्लान बनाया कि इधर से जहाज़ भेजे। जो ही उनके जहाज़ उड़े, ये जहाज़ भागे इधर को, और इधर से दूसरे जहाज़ उड़े हैं। इन्होंने जाकर उनके 2 जहाज़ गिरा दिए, और जिसमें एक इसराइल का था, और दोनों पायलट भी गिरफ्तार हुए। ISPR पहले ऐलान करता कि 2 पायलट गिरफ्तार कर लिए हैं, कुछ देर के बाद इनको पता चलता कि एक तो इसराइली है, साथ ही ये बयान बदल लेते हैं एक है। क्योंकि अगर उस वक्त ये इकरार कर लेते तो आर्मी सतह पे इनके साथ मुज़ाकरात करके दोनों पायलट इंडिया को वापस करने पड़ते। इन्होंने कह दिया है एक, और एक उनको इन्होंने वापस कर दिया, दूसरा अभी तक इनकी कैद में है। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं जिनको इस तरह से हल करना है। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि मुझे कुछ दोस्त या कुछ बड़े ये कहते हैं कि राना साहब आप जो बातें करते हो वो आने वाली दौर में अवाम के समझने वाली हैं, फौरी अवाम आपकी बातों को नहीं समझने वाली, तो आप वो बातें करें जो आज उनकी समझ में आने वाली हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब इमरान खान ने जमात बनाई थी वो भी आने वाले दौर की बातें करते थे, और उन दिनों कौम की समझ में नहीं आई थी। मैं बददिल नहीं हूँ, मेरी नहीं कोई वीडियो देखता, ना देखे, मेरे मरने के बाद या मेरी ज़िंदगी में आने वाले वक्तों में मेरी बातों की सबको समझ आएगी। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि मेरे तजर्बात से मेरे आने वाली नस्लें, बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।